दोस्तों आपको गोल्ड के बारे में तो पता ही है, बहुत ही महंगा मेटल है। गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं, गोल्ड को लोग करेंसी के तौर पे भी यूज करते हैं। गोल्ड माइन किया जाता है, मतलब के माइनिंग करके उसकी रिफाइनिंग करके प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट में आगे बिकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली के सड़कों पे भी गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है? सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, नालियों में, गटर के अंदर भी सोना मिलता है। जी हाँ, ये जब देख रहे हैं ये लोग जो गटर को साफ कर रहे हैं, ये सोना निकाल रहे हैं। ये जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है और कितने शिद्दत से साफ कर रहा है ये सड़क को, एक एक धूल का कण निकाल रहा है, ये गोल्ड के लिए कर रहा है, सोना। जी हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में सोना कहाँ से आ गया। और ये जो लोग ये निकालते हैं सोना, ढूंढते हैं सोना, ये एक बार नहीं, ये हर हफ्ते ऐसा करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सड़कों पे सोना कहाँ से आ गया, ये नालों के अंदर, गटर के अंदर सोना कहाँ से आ गया, और क्या ये सच है? तो जी हाँ, ये 100% सच है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सोना यहाँ आया कैसे। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कारीगरी को। ये कारीगरी कैसी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी कैसे बनता है, और उससे जुड़ा हुआ है कि इन सड़कों पे, ये नालों के अंदर, गटर के अंदर सोना कहाँ से आया। देखिए, एक ज्वेलरी कभी भी बनता है तो आज के डेट में दो तरीके से बन सकता है। एक है हैंडमेड और एक है कैडमेड। हैंडमेड का मतलब है कि हाथ से बनाया जाना, या कैडमेड का मतलब है कि कंप्यूटर से बनाया जाना। पहले हैंडमेड को समझते हैं। हैंडमेड में होता क्या है, एक कारीगर जो घाट वाला होता है, जो घाट बनाता है, खोल मतलब कि ढांचा बनाता है ज्वेलरी का, वो एक गोल्ड लेता है, उस गोल्ड को पहले गलाता है, गला के फिर प्लेट बनाता है, शेप्स में उसे तोड़ के, पीट के, घिस के एक आकार देता है, जोड़ जोड़ के आकार देता है, और इस तरह से एक आकार में, एक ज्वेलरी के फॉर्म में ये एक खोल, एक ढांचा बनता है। इस ढांचे को बनाने के बाद ये जाता है पॉलिशिंग में। जो पॉलिश का कारीगर होता है उसको प्राइमरी पॉलिशिंग करता है। प्राइमरी में की पॉलिशिंग दो बार होती है, ये प्राइमरी पॉलिशिंग होती है। ये प्राइमरी पॉलिशिंग होने के बाद जो रफनेस है वो रफनेस हटा दिया जाता है, और फिर ये ज्वेलरी जाता है सेटिंग में। सेटिंग मतलब कि जहां पे स्टोन्स और डायमंड्स को सेट किया जाता है, माउंट किया जाता है। तो तीसरा कारीगर है सेटिंग। वो सेटिंग का जो कारीगर है वो इसमें सेट करता है, स्टोन्स को, डायमंड्स को सेट करता है, वो छीलता है, होल्स को ठीक से बनाता है, उसमें डायमंड्स और स्टोन सेट करता है। सेटिंग होने के बाद ये ज्वेलरी वापस जाता है पॉलिशिंग में, फाइनल पॉलिशिंग या बफिंग, फिनिश पॉलिशिंग होने के लिए। और फिर जो आप देखते हैं लस्टर, जो चमक मिलता है, वो इस पॉलिशिंग से मिलता है। ये तीन तरह के कारीगर मिलके इस ज्वेलरी को बनाते हैं। इसके बाद फिर इसमें और भी सुंदरता बनाने के लिए रोडियम प्लेटिंग में भेजा जाता है, रोडियम प्लेटिंग होती है। यहां तक तो हो गया ये हैंडमेड। और जब इस चीज को कैडमेड में बनाया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर से बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर का जो डिजाइनर है, वो कैड डिजाइनर, वो एक कंप्यूटर से ही ग्राफिक डिजाइन करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके थ्रू ये इस तरह से एक पहले एक डिजाइन करते हैं। इसके बाद ये जाता है कैमिंग में। कैमिंग में क्या होता है, एक वैक्स का मॉडल, फिजिकली 3 डायमेंशनल एक वैक्स मॉडल निकल के आता है। उस वैक्स के उस मॉडल को फिर जाते हैं कास्टिंग में। कास्टिंग एक तीसरा प्रोसेस होता है, इसको कास्ट किया जाता है गोल्ड पे। और जैसा कि हैंडमेड ज्वेलरी में जो कारीगर ने बनाया था, बिल्कुल वैसा ही एक कास्ट होके निकल आता है। एक कास्ट होके निकलने के बाद फिर वापस ये जाता है उसी कारीगर के पास जिसने हैंडमेड किया था। वो उसको फाइल करता है, फिनिश करता है, जो रफनेस है उसको हटाता है, और वापस से ये फिर सेटिंग, पॉलिश और इसी प्रोसेस में फिर से गुजरता है। तो आप देखेंगे कि चाहे ज्वेलरी हैंडमेड बने या ज्वेलरी कैडमेड बने, किसी में भी बने, सोने को घिस के, तपा के, छील के, इसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके ज्वेलरी को बनाया जाता है। जब कारीगर इस ज्वेलरी को बना रहे होते हैं, वो इस गोल्ड को घिसते हैं, इसको बोलता है फाइलिंग करना। फाइलिंग करते हैं, घिसते हैं, फिर सेटिंग में क्या, इसको छीला जाता है, पॉलिशिंग में इसको बफिंग करते वक्त इसको पॉलिश करते हैं। तो पूरे इस कारीगरी के दौरान गोल्ड घिसता है, इसके पाउडर उड़ते हैं। कारीगर कोशिश करता है इस पाउडर को समेटने का, जितना हो सके गोल्ड का जो चूरा है उसको समेटने की कोशिश करता है, लेकिन कारीगर पूरा पूरा समेट नहीं पाता है। कुछ हिस्सा उसके फोन पे, जब वो फोन आता है तो फोन उठाते वक्त फोन पे चिपक जाता है, कुछ उसके शरीर पे लग जाता है, कपड़ों पे लगता है। जब भी वो खाना खाने के लिए उठता है, उसके हाथ में, क्योंकि वो घिस रहा होता है सोने को, तो सोने के पाउडर्स हाथ में लगे होते हैं, तो वो हाथ को धोने के लिए उठता है, और एक बाल्टी में हर बार वो जब हाथ धोता है
तो वो पानी भी इकट्ठा करता है और 6-8 महीने बाद जब वो पानी को फिर वो बेचता है, उसे भी उससे गोल्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो कारीगर की कोशिश ये रहती है कि हमेशा वो गोल्ड को बचा सके। जो सेटिंग का कारीगर होता है, वो सेटिंग का कारीगर जब स्टोन्स को सेट कर रहा होता है तो उसको उसको वो छीलता है ताकि सही तरह से सेट कर सके। उस छिलन में भी उसमें से भी गोल्ड उठता है या छिड़क जाते हैं। फिर जो पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिश करते वक्त जब उसको बफिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, उसमें से भी कारीगर कोशिश तो करते हैं कि पूरा रिकवर कर सके, गोल्ड यहाँ वहां ना जाए, उड़े ना, बिखरे ना, लेकिन फिर भी बिखर जाता है। जब भी कारीगर सड़क पे निकलता है या अपनी दुकान से निकलता है तो जो उसके कपड़ों पे सोना लगा हुआ होता है वो सोना हल्का हल्का झड़ता हुआ जाता है। उन सीढ़ियों पे मिलता है, जिस पापोश पे जो अपने पाँव को पोंछते हैं उसमें सोना मिलता है, उनके कारपेट्स में सोना मिलता है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन जो चल रहा होता है, कुछ एग्जॉस्ट फैन से भी बाहर जाता है, हवा जो एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है उस एग्जॉस्ट फैन से भी कुछ बाहर जाता है। तो अगर देखा जाए तो कारीगर जहां जहां से गुजरता है उन गलियों में, उन रास्तों में भी सोना मिलता है। और जब कारीगर के शरीर पे सोना लगा होता है तो कारीगर जब नहा रहा होता है उस वक्त भी वो जो पानी जाता है वो पानी गटर पे जाता है, उसमें भी हल्का जहां जहां जो कारीगरी जो मेन बिल्डिंग्स हैं जिनमें कारीगर रहते हैं, कारीगर काम करते हैं, वो जो पाइप्स हैं वो पाइपलाइन में भी सोना कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो ये लोग जो आप देख रहे हैं रिकवर कर रहे हैं सोना, ये उस सोने को रिकवर कर रहे होते हैं। तो ये सोना कहां से आया? ये कारीगरों से आया। तो जहां जहां कारीगरी होती है, ज्यादा कारीगर होते हैं, बहुत ज्यादा, उन गलियों में, उन सीढ़ियों में, उसमें सोना बिखरा हुआ होता है। हाँ, इतना ज्यादा सोना नहीं होता कि आप और हम जाएं और हम खुद झाड़ू लगा के निकाल लें उसे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको दिखेगा भी नहीं, हमें नजरों से दिखेगा भी नहीं कि कितना कम सोना है उसमें, लेकिन हाँ, जो निहारिये होते हैं वो इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता लग ही गया है कि ये सोना कहां से आया। ये कारीगरों से आया। कारीगर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्वेलरीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गोल्ड बनाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं, तो उनमें से झड़ झड़ के जो बच के आता है इसे, इसीलिए जब भी कारीगर को लेबर मेकिंग दिया जाता है, हाँ, वो वेस्टेज के तौर पे दिया जाता है। वेस्टेज, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है इसीलिए इसका हिस्सा वेस्टेज। बेशक आप एज ए ग्राहक, एज ए कंज्यूमर, जब आप शोरूम में जाते हैं तो आप पर ग्राम के अनुसार या एक मुश्त मेकिंग दे देते हैं कि इस ज्वेलरी को बनाने के लिए इतने रुपए लगे, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए इस ज्वेलरी को बनाने के लिए, या 20,000 रुपए इसकी मेकिंग लगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो मेकिंग सिर्फ एक शोरूम होल्डर, जो दुकानदार, उसके पास नहीं जाता, वो कारीगर के पास जाता है। और एक कारीगर नहीं, इसके पीछे कितने कारीगर होते हैं, घाट वाला हो गया, सेटिंग वाला हो गया, पॉलिशिंग के लिए पॉलिशिंग का डिपार्टमेंट का पूरा ये हो गया। फिर अगर आप देखें कि इसके पीछे भी इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री में कितने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये जो साफ कर रहे हैं, सड़कों से जो निकाल रहे हैं, ये लोग क्या है, ये आप ही के दिए हुए मेकिंग पे निर्भर है। ये इनडायरेक्टली आप ही के मेकिंग पे ये कमा रहे हैं। ये इसको रिकवर करते हैं और इसको फिर बेचते हैं। इनको बहुत ज्यादा नहीं मिलता इससे, ऐसा नहीं कि इनको भी बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है और बहुत ज्यादा कमाई होती है, ऐसे भी नहीं। ये मेहनत करते हैं और इसको रिकवर करते हैं पूरा, इस वजह से भी इनका गुजारा चलता है। फिर ये सोना ये पकाते हैं, ये पकाई वाले होते हैं। पकाई का मतलब है उसको प्योर करना, प्योर बनाना। तो उसको प्योर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसके पीछे जो पकाने वाले हैं, गलाने वाले, ये भी आपके दिए हुए मेकिंग पे निर्भर करते हैं। फिर वो सोना अगर बेचते हैं, सोना खरीदने बेचने वाले, तो वो भी इस पे निर्भर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके द्वारा दिया गया मेकिंग सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं आता, ये पूरे के पूरे बैकग्राउंड में कितने लोग इस मेकिंग पे जी रहे होते हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। हाँ, आज गोल्ड महंगा है, मैं मानता हूं कि आज सोना महंगा है, लेकिन आप इसको एक गलत नजरिए से ना देखें, आप इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखें, अच्छे नजरिए से देखें। अगर गोल्ड महंगा नहीं होता तो क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलता? सोचिए कि जब गोल्ड 30,000 रुपए था, उससे जब वो 3233 हुआ, 33,000 हुआ, और आपको लगा कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, मुझे नहीं खरीदना, फिर भी आपने खरीदा था, और आज वो 40 के आसपास है। आज आपको लगता है ना कि आपने 33 में खरीदा था, उस वक्त आपको महंगा लगा था, लेकिन आज आपको वो रिटर्न दे रहा है। आज भी खरीदेंगे तो आगे चल के वो रिटर्न देगा। गोल्ड महंगा है, महंगा होगा, और महंगा होना ही इसकी खूबी है, अच्छाई है। महंगा है तो आपके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव हो, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई सुझाव हो, तो जरूर मुझे कमेंट पे लिखें।
अगर आपको लगे कि ये वीडियो आगे शेयर किया जाना चाहिए, कोई दोस्त, आपके दोस्त और जानकारी ले सके इसके बारे में, तो वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो एक लाइक करके मुझे हौसला बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। मेरा नाम है उदय।